नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। 80 साल के बाद दुनिया में सबसे बड़ा टैंक युद्ध होने जा रहा है और यही आज कच्चा चिट्ठा में सबसे बड़ी खबर भी है। साथ ही ये भी कि मारिउपोल अब सरेंडर की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि ज़ेलेंस्की को उनकी सबसे वफादार रेजिमेंट ने धोखा दे दिया है। यूक्रेन में इस वक्त इसी खबर की सबसे ज्यादा चर्चा है, लेकिन सबसे पहले आपको देखना चाहिए वो युद्ध जहां यूक्रेन के बाद पुतिन अपनी फौज उतार सकते हैं। देखिए यूरोप का आसमान इस वक्त कैसे -डिग्री वाले तापमान में शोले भड़का रहा है। यूरोप का आसमान सबसे खतरनाक हवाई युद्ध की तरफ बढ़ सकता है। दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट क्या एक दूसरे के खिलाफ उतरने वाले हैं? अगर ऐसा हुआ और इन फाइटर जेट्स का एक दूसरे से सामना हुआ या ये यूरोप और रूस की सरहद को लांघे तो क्या होगा? ऐसे हालात में क्या विश्व युद्ध रोका जा सकेगा? क्या यूक्रेन युद्ध के दौरान कहीं और परमाणु जंग के आसार बन रहे हैं? डर इसलिए क्योंकि यूरोप में जंगी जहाजों का सबसे बड़ा युद्ध होने का खौफ बढ़ने लगा है। फिनलैंड और स्वीडन को रूस ने युद्ध वाला अल्टीमेटम दे दिया है क्योंकि दोनों नेटो में जाने की ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं। 20 दिनों में ऐसे 4 बड़े हवाई एनकाउंटर हो चुके हैं। इसमें नेटो और रूस के फाइटर आमने सामने आ चुके हैं। ऐसे हवाई मुकाबले कुछ मिनटों में ही बड़े युद्ध में तब्दील हो सकते हैं। इस वक्त दुनिया की नजर इन सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स पर टिकी हुई है। अगर फिनलैंड पर रूस ने हमला किया तो नेटो के पास उसे बचाने के लिए वो सब करना होगा जो वो यूक्रेन के लिए नहीं कर पाया। ऐसे में क्या नेटो के F-16 के मुकाबले में रूस का लड़ाकू जहाज सुखोई 27 उतरेगा? अमेरिका का F-16 और रूस का सुखोई 27 दोनों की टक्कर 40 साल पुरानी है, लेकिन आमना सामना पहली बार हो सकता है। पुतिन और बाइडेन के गोदाम इन दोनों विमानों से भरे पड़े हैं। अगर यूरोप में हवाई युद्ध हुआ तो यही विमान सबसे ज्यादा नजर आएंगे, लेकिन एक और टक्कर सबसे खतरनाक होगी। क्या MiG-35 के मुकाबले में सबसे फुर्तीला ग्रिपेन फाइटर जेट लड़ने वाला है? दुनिया का सबसे हैरत अंगेज और फुर्तीला जेट MiG-29 का आधुनिक रूप और नेटो का बुरा ख्वाब कहा जाने वाला ये MiG-35, इसके मुकाबले में नेटो उतारेगा स्वीडन का चीता कहा जाने वाला ग्रिपेन। दोनों की डॉग फाइट हुई तो कहना मुश्किल है तो कौन सवा शेर साबित होगा। अगर नेटो ने यूरोफाइटर टाइफून को उतारा तो उसका तूफान रोकने के लिए रूस उतारेगा अपना ही बहुत खतरनाक
सुखोई 30। ये दोनों ऐसी रेंज में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे जहां 100 किलोमीटर दूर से एक दूसरे पे हमला किया जाएगा। सुखोई 30 और यूरो फाइटर की लड़ाई में बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली मिसाइल इस्तेमाल होगी। अगर युद्ध लंबा खिंचा तो मुकाबले में होंगे 2 और फाइटर। क्या रूस का बहुत ही भरोसेमंद सुखोई 35 अमेरिका के F-15 ईगल को धूल चटा देगा? ये दोनों ही फाइटर जेट दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान माने जाते हैं। अगर ये यूरोप के आसमान में आमने सामने आए तो इन दोनों की टक्कर ऐतिहासिक होगी। या फिर पुतिन के सबसे आधुनिक जेट सुखोई 57 का सामना दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट F-35 से होगा। ये दोनों ही स्टेलथ फाइटर जेट हैं जो रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। इन दोनों का मुकाबला हुआ तो रूस और अमेरिका की टेक्नोलॉजी की टक्कर भी होगी। इसकी जीत होगी उसी के मुताबिक तय होगा कि कॉम्बैट एविएशन में रूस आगे है या अमेरिका। लेकिन इस जंग में दुनिया तबाह हो जाएगी। कुछ ही दिनों में मामला परमाणु हमले तक पहुंच सकता है। ऐसा डर क्यों सता रहा है? यूरोप के आसमान में ऐसा खौफ क्यों फैलने लगा है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो विश्व युद्ध होगा। नेटो और रूस की लड़ाई शुरू हुई तो दुनिया का कोना कोना हिल जाएगा। क्या दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट एक दूसरे से टकराने वाले हैं? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बीच 48 घंटों के अंदर 2 बहुत बड़ी खबरों ने दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतों को एक दूसरे के खिलाफ डायरेक्ट अटैक मोड में खड़ा कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन का निशाना क्या कोई नेटो देश बनेगा या फिर यूक्रेन जैसे ही किसी और मुल्क की शामत आने वाली है? लेकिन ये बात तो तय है कि यूक्रेन युद्ध के साथ एक और बड़ी जंग भी दस्तक देने लगी है। अगर इसमें दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट शामिल हुए तो क्या होगा? इस रिपोर्ट को देखकर आपको इसका भी अंदाजा लग सकता है। यूक्रेन के आगे अगर युद्ध शुरू हुआ तो दुनिया के सामने ऐसी ही तस्वीरें आएंगी। इस एक्शन में रूस के फाइटर जेट भी होंगे और अमेरिका के फ्रंट लाइन फाइटर भी। एक दूसरे की ताकत क्या है, इसे समझने के लिए ऐसे वीडियो इस वक्त पेंटागन में भी देखे जा रहे हैं। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री की भी बारीक नजर है और इसको काउंटर करने के लिए रूस के रक्षा मंत्रालय ने ये वीडियो जारी किया है। ये रूस के स्पेशल एयर मिशन की तस्वीरें हैं। रूस में एक सीक्रेट बेस से रशियन एयरफोर्स के सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट सुखोई 30 और सुखोई 35 उड़ान भरते हैं। इनके टारगेट पर यूक्रेन के ठिकाने हैं, लेकिन रूस ने इसके जरिए पूरी नेटो फोर्स को पैगाम भेजा है। सैकड़ों किलोमीटर दूर यूक्रेन के आसमान में उड़ते हुए अपने टारगेट को लॉक करते हैं। इसके बाद फायर की जाती है लंबी दूरी की एयर टू ग्राउंड मिसाइल, जो अपने ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर देती है। इन हमलों का टारगेट यूक्रेन का वो इलाका होता है जहां उसके हथियार डिपो हैं, या फिर उसका एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है, या फिर जहां से यूक्रेन की सेना को रसद की सप्लाई की जाती है। एक बार फिर देखिए, यूक्रेन के ठिकानों तक जब रूस की मिसाइल पहुंचती है तो उसका अंजाम क्या होता है।
24 फरवरी के बाद रूस ऐसे कई मिशन यूक्रेन में अंजाम दे चुका है। देखा जाए तो रूस की एयरफोर्स ने यूक्रेन पर ऐसे ही अटैक करके उसकी सप्लाई चेन की कमर तोड़ दी है। लेकिन यूक्रेन पर हवाई हमलों में रूस ने बड़ी कीमत चुकाई है और यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम ने रूस के कई फ्रंटलाइन फाइटर्स को मार गिराया है। इसमें सुखोई 35 और सुखोई 34 जैसे खतरनाक बॉम्बर भी हैं, जो यूक्रेन की मिसाइलों का निशाना बने। हालांकि यूक्रेन के बाद अब पुतिन के लिए नया मोर्चा तैयार हो रहा है। वर्ल्ड हेडलाइंस देखिए और समझिए कि स्वीडन के साथ फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने की जो ख्वाहिश जताई है, उसने रूस को कितना बेचैन कर दिया है। सवाल है कि अगर इन देशों ने नेटो ज्वाइन की तो क्या पुतिन फिनलैंड और स्वीडन को माफ करेंगे या उन पर भी यूक्रेन की तरह हमला बोल दिया जाएगा। फिनलैंड और स्वीडन की ख्वाहिश ने रूस को नाराज कर दिया है। इसके कुछ ही घंटे बाद रूस की सेना भारी संख्या में फिनलैंड की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। क्या इसे फिनलैंड को रूस की धमकी माना जाए, क्योंकि इसके बाद फिनलैंड के लोगों में डर का माहौल देखा गया। यूक्रेन में रूस के हमलों और बड़े बड़े धमाकों का असर ऐसा हुआ है कि वहां के शहरों का हाल देखकर फिनलैंड और स्वीडन जल्द से जल्द उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नेटो में शामिल होना चाहते हैं। पिछले हफ्ते इन दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसके बाद ऐसा कहा गया कि ये दोनों देश अपनी सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार हैं। फिनलैंड में कराए गए एक सर्वे के मुताबिक वहां के 84% लोग रूस को एक बड़े खतरे के रूप में देखते हैं। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि नेटो देशों के पक्ष में फिनलैंड के लोग अब अपना मन बनाते हुए दिख रहे हैं। यूक्रेन को जिस तरह रूस ने कुचला है, जिस तरह की बमबारी की तस्वीरें यूक्रेन से आ रही हैं, उसने उत्तरी यूरोप में सुरक्षा को लेकर फिक्र बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। यही वजह है कि यूरोप के कई देश अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर अब डरे हुए हैं। यूक्रेन पर हमले को शुरू से ही पुतिन के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखा जाता है। पुतिन के असली टारगेट पर वो कमजोर और छोटे देश हैं जो नेटो का हिस्सा तो हैं, लेकिन वो रूस की सीमा के पास हैं। इस मैप में रूस के पास ये 3 देश देखिए, एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया। ये 3 बाल्टिक देश शुरू से रूस के निशाने पर हैं और आशंका जताई जा रही है कि अगर यूक्रेन में युद्ध नहीं रुका और ये आगे बढ़ा तो पुतिन का अगला टारगेट यही देश होंगे। पिछले 3 हफ्तों के दौरान जब यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, इस बीच रूस के विमानों ने नेटो के आसमान में भी घुसपैठ की और यही वजह है कि उसके फाइटर जेट्स का सामना नेटो के लड़ाकू विमानों से हुआ। 20 दिनों के अंदर 4 बार ऐसा हुआ कि रूस के फाइटर जेट नेटो देशों के करीब पहुंच गए। 2 मार्च की घटना तो ऐसी है जिसने दुनिया को न्यूक्लियर अटैक के करीब ला खड़ा किया था। ये वो तस्वीरें हैं जिसने पुतिन की परमाणु स्क्रिप्ट को एक्सपोज कर दिया था। ये वो तस्वीरें हैं जिससे विश्व युद्ध का खतरा फिर पैदा हो गया था। ये वो तस्वीरें हैं जिससे न्यूक्लियर वॉर और करीब दिखाई दे रही थी। दो मार्च को रूस के 2 सबसे खतरनाक फाइटर जेट सुखोई 24 और 2 सुखोई 27 फाइटर जेट एक बहुत सीक्रेट मिशन पर थे। स्वीडन ने दावा किया था कि इस मिशन पर रूस के 2 सुखोई 24 न्यूक्लियर बम से लैस थे और इनको एयर कवर दे रहे थे रूस के ही 2 सुखोई 27। दोनों सुखोई 24 बॉम्बर्स को एस्कॉर्ट कर रहे थे। सुखोई 24 रूस का एक पुराना बॉम्बर है जो न्यूक्लियर बम से हमला कर सकता है। वहीं सुखोई 27 दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस फाइटर्स में से एक है। इस वीडियो को देखकर आप इसकी तस्वीर और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हालात क्या थे? स्वीडन के एयर स्पेस में रशियन एयरफोर्स के जेट की घुसपैठ नई बात नहीं है। लेकिन 2 मार्च की घटना को स्वीडन ने जो दावा किया, उसके मुताबिक रशियन बॉम्बर न्यूक्लियर बम के साथ उड़ रहे थे। ये एक फुल प्रूफ मिशन था क्योंकि एयर डिफेंस रोल में सुखोई 27 भी थे।
स्वीडन के ग्रिपेन जहाज ने रूस के फाइटर जेट्स को वापस जाने पर मजबूर कर दिया था। अगर यूरोप के आसमान में फिर ऐसा कुछ होता है और ऐसे हालात अगर पूरी नेटो फोर्स के साथ पैदा होते हैं तो लड़ाई बहुत गंभीर है। इस वक्त यूरोप के कई देश अमेरिका के F-35 स्टेल्थ फाइटर से लैस हो चुके हैं और वही रूस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। ये रडार के पकड़ में नहीं आते और आसानी से रूस के इलाकों में बॉम्बिंग मिशन को अंजाम दे सकते हैं। वह लंबी दूरी का रडार इसे ऐसी मिसाइल के साथ बहुत खतरनाक फाइटर बना देता है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक है। रूस के पास इसकी टक्कर में सुखोई 35 और सुखोई 57 फाइटर जेट हैं। सुखोई 35 पर तो रूस को सबसे ज्यादा भरोसा है, लेकिन ये स्टेल्थ फाइटर नहीं है, जबकि रूस का स्टेल्थ फाइटर सुखोई 57 अभी तक जंग के हालात में नहीं परखा गया। यूरोप में नेटो के एयरबेस इस वक्त फुल रेडीनेस के मोड में हैं और वो लगातार युद्धाभ्यास कर रहे हैं। F-16 से लेकर ग्रिपेन और यूरोफाइटर तक ऐसी वॉर एक्सरसाइज में लगातार हिस्सा ले रहे हैं। आसमान में क्या होने वाला है ये आपने देख लिया, लेकिन इससे भी बड़ी तबाही जमीन पर होने जा रही है। जो दूसरे वर्ल्ड वॉर में हुआ था वो अब यूक्रेन में होने जा रहा है। हजारों की संख्या में रूस और यूक्रेन के टैंक डॉनबास की तरफ रवाना हो चुके हैं। दुनिया में इतना बड़ा टैंक युद्ध इससे पहले दूसरे विश्व युद्ध में हुआ था। क्या है यूक्रेन की सबसे निर्णायक लड़ाई जिसकी खबर हर इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में है? कैसे होगा सबसे बड़ा टैंक युद्ध, देखिए इस रिपोर्ट में। युद्ध ऐसा होगा, डोनबास में कोई नहीं बचेगा। टैंक से टैंक भिड़ेंगे, आसमान में फाइटर जेट भिड़ेंगे, जमीन पर रूस और यूक्रेन की सेनाएं एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी। बहुत खून बहेगा। ना कोई सरेंडर होगा, ना कोई शांति वार्ता, युद्ध होगा। भयंकर युद्ध। डोनबास की युद्ध भूमि सज गई है। 80 साल के बाद दुनिया में होगा सबसे बड़ा टैंक युद्ध। पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, अखबारों में हेडलाइंस छप रही है। यूरोप में सबसे बड़ा टैंक युद्ध डोनबास में होने जा रहा है। ये है यूक्रेन का डोनबास। यहीं पर सज रही है सबसे बड़ी रणभूमि। डोनबास की लड़ाई से तय होगा कि पुतिन की ताकत बढ़ेगी या घटेगी। इसलिए दुनिया में पुतिन के सारे विरोधी सक्रिय हो गए हैं। सबसे पहले बयान आया पोलैंड के प्रधानमंत्री माटोस मोरविकी का। माटोस मोरविकी ने कहा है कि अब हमें यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचानी होगी, क्योंकि यूक्रेन में एक बहुत बड़ा टैंक युद्ध होने जा रहा है। रूस जल्द ही डोनबास में बहुत बड़ा हमला करने वाला है। यह सबसे निर्णायक लड़ाई होगी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा टैंक युद्ध होगा। पुतिन के एक और दुश्मन जर्मनी ने अपने टैंक यूक्रेन के लिए रवाना कर दिए हैं। पुतिन को सबक सिखाने के लिए टैंकों का यह रेला जर्मनी ने भेजा है।
यूक्रेन में रूस के सैनिकों का मुकाबला इन्हीं टैंकों से होने वाला है, जिन्हें लियोपार्ड टैंक कहा जाता है। रूस का दुश्मन इस लड़ाई में यूक्रेन की मदद करने और उसको हथियार की सप्लाई में लग गया है। चेक गणराज्य ने यूक्रेन के लिए 5 T-72 टैंक यूक्रेन की जंग में भेज दिए हैं। ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से अपील की है कि पुतिन के खिलाफ इस लड़ाई में उन्हें ज्यादा से ज्यादा हथियार और टैंक भेजने चाहिए, लेकिन अभी तक ब्रिटेन की तरफ से इस पर हरी झंडी नहीं दिखाई गई है। यूक्रेन इस सबसे बड़े टैंक युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने नेटो के साथ बैठक के बाद कहा है, डोनबास के लिए लड़ाई आपको दूसरे विश्व युद्ध की याद दिलाएगी। डोनबास में बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा। इसमें हजारों टैंक, बख्तरबंद वाहन, विमानों और तोपखानों को शामिल किया गया है। इस लड़ाई से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी ऐलान जंग कर दिया है। पुतिन ने बयान दिया है कि अब कोई शांति वार्ता नहीं होगी, सिर्फ युद्ध होगा। Будут усугублять ситуацию в финансовой сфере, в страховой, в сфере перевозок, в том числе морским транспортом. Ну чего, ситуация будет усугубляться в том числе для них. Ведь недостаточный объем продовольствия либо запредельно высокие цены на мировых рынках приведут к голоду в целых регионах мира. А это неизбежно. Следующий шаг – это новые волны иммиграции, в том числе и в европейские страны. जब ये कहा जा रहा है कि कीव में हारने के बाद रूसी सेनाओं का मनोबल गिरा हुआ है। मॉस्को से 5,550 किलोमीटर दूर रूस के ही शहर वोस्तोचोन कोस्मोड्रोम में नजर आए। ये जगह यूक्रेन की राजधानी कीव से 8,171 किलोमीटर दूर है। У нас сложности неизбежны, но есть и открывающееся окно возможностей, который заключается в том, что мы вынуждены будем развивать свои компетенции и свою науку. И на этой базе двигаться вперед. Конечно, имея в виду и достижения других стран. Все двери и все окна никому захлопнуть не удастся. ये टैंक युद्ध कितना खतरनाक होने जा रहा है, ये आप इस वायरल वीडियो से भी समझ सकते हैं। ये वीडियो यूक्रेन के अंदर का है। वीडियो में पहले रूसी टैंक दिखते हैं, जिसे यूक्रेन के सैनिक घेर कर एम्बुश कर देते हैं। उसके बाद रूसी टैंक एक दूसरे पर ही फायर करने लगते हैं। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि घबराकर रूसी सैनिकों ने एक दूसरे के टैंकों पर फायर करना शुरू कर दिया, या इसके पीछे उनकी रणनीति यह हो सकती है कि वो इन टैंकों को नष्ट कर दें ताकि यूक्रेन के सैनिक इन टैंकों का इस्तेमाल न कर सके। सबसे बड़े टैंक युद्ध में यूक्रेन और रूस कौन कौन से टैंक इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ये भी देखिए। यूक्रेन को नेटो देशी टैंक सप्लाई कर रहे हैं। यूक्रेन अमेरिका के टैंक M1 अब्राम का इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा जर्मनी के लियोपार्ड टैंक भी यूक्रेन को सप्लाई किए जा रहे हैं। फ्रांस और लैक्रेक टैंक भी डोनबास में यूक्रेन की तरफ से इस्तेमाल होगा। वहीं दूसरी तरफ रूस अपने खतरनाक टैंक T-14 और T-90 से यूक्रेन के सैनिकों पर धावा बोलने जा रहा है। खाड़ी युद्ध, इराक युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध और साल 2015 में यमन के युद्ध में अमेरिका के इन M1 अब्राम टैंक का इस्तेमाल हो चुका है। अमेरिका ने 10,000 से ज्यादा अब्राम टैंकों का निर्माण किया है। इस टैंक की स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इन टैंकों का वजन 50 से 66 टन के बीच में है। ये टैंक अमेरिका के शान है और इसका मुकाबला होगा रूस के T-90 टैंक से। दूसरी तरफ T-90 टैंक रूस की आर्मी की शान है। दागिस्तान की लड़ाई में इस टैंक ने अपनी क्षमताओं को साबित किया है। सीरिया की जंग में असद की तरफ से इस रूसी टैंक ने दुश्मनों और आतंकवादियों पर कहर ढा दिया था। इस टैंक का वजन करीब 50 टन है।
इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर अमेरिका और रूस के इन दोनों टैंकों की तुलना करें तो M1 अब्राम की स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और T90 की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात बहुत सीधी सी है, लड़ेंगे भले यूक्रेन और रूस, लेकिन टकराव अमेरिका और रूस की वॉर टेक्नोलॉजी के बीच भी होने वाला है। जर्मनी का मेन बैटल टैंक लियोपार्ड 70 किलोमीटर की रफ्तार से दुश्मनों पर वार करता है। अब जर्मनी का यही टैंक रूस के लिए डोनबास में बहुत बड़ी आफत साबित हो सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि इस लड़ाई की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई से क्यों की जा रही है? आखिर क्या हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में जब इतिहास का सबसे भयानक टैंक युद्ध लड़ा गया था? इतिहास में से कुसर्क की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। ये लड़ाई 5 जुलाई 1943 से 23 अगस्त 1943 के बीच हुई थी। जर्मनी और उस वक्त के सोवियत संघ के बीच में ये खूनी युद्ध हुआ था। इसे 1 साल पहले स्टेलिनग्राद की लड़ाई में सोवियत संघ की सेना ने जर्मनी को हरा दिया था। उसके बाद मॉस्को से 280 मील दूर हिटलर ने कुसर्क में नया मोर्चा तैयार किया था। जर्मनी ने कुसर्क में मोर्चे पर 5 लाख सैनिक, 10,000 मोर्टार और तोपखाने, 2,500 लड़ाकू विमान, 2,700 टैंक जमा किए थे। सोवियत सेना ने 10 लाख से ज्यादा सैनिक, 20,000 से ज्यादा तोपखाने और मोर्टार, 2,650 लड़ाकू विमान और 3,600 टैंकों का इस्तेमाल किया था। इस लड़ाई में 8 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन इस खूनी लड़ाई में जीत सोवियत संघ की हुई थी। पुतिन को रूस की आर्मी के पुराने रिकॉर्ड पर पूरा भरोसा है। पुतिन को पता है कि उनकी आर्मी टैंक युद्ध में हर किसी से बेहतर है। इस वक्त अगर देखें तो डोनबास इलाके में दोनों तरफ से 40-40 हजार सैनिकों की जंग हो सकती है। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को इस बात का डर सता रहा है कि रूस इस इलाके में अपने सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। इसलिए जेलेंस्की अभी भी लगातार दुनिया में मदद की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका मुकाबला बहुत बड़ी रूसी आर्मी से हो सकता है। कुल मिलाकर डोनबास की लड़ाई के बाद यह तय होगा कि दुनिया में अमेरिका की बादशाहत रहेगी या फिर नहीं। दुनिया एक ध्रुविया होगी या फिर 2 ध्रुविया, जिसमें रूस और अमेरिका दोनों सुपर पावर होंगे। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जेलेंस्की को परेशान कर सकती है खबर। मारिउपोल से एक ऐसी रिपोर्ट है जिसके जरिए जानकारी है कि यूक्रेन की सेना वहां सरेंडर करने के लिए तैयार है। रूस की मीडिया ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें दावा हुआ है कि यूक्रेन के 1000 से ज्यादा सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। देखिए, जब यह खबर जेलेंस्की के पास पहुंची तो क्या हुआ। मारिउपोल का वीरान शहर इससे पहले अपना मुंह खोल पाता, अपने गम बांटने की कोशिश करता, दुनिया को अपने आंसू दिखा पाता। उससे पहले रूसी टैंकों ने टूटे बिखरे शहर को दहला दिया। पुतिन के टैंकों ने एक एक कर 9 धमाके किए। दिन हो या रात, यूक्रेन के मारिउपोल पर बमों और मिसाइलों की बरसात हो रही है। मारिउपोल की जमीन कांप रही है, आसमान धुआं-धुआं हो चुका है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर तरफ से मारिउपोल पर लगातार हमले हो रहे हैं।
ये यूक्रेन का सबसे खतरनाक फ्रंट है। हर गली, हर सड़क पर युद्ध अपना तांडव दिखा रहा है। हर तरफ रूस के टैंक घूम रहे हैं। रूस ने जिस इरादे से यूक्रेन पर हमला किया था, अब रूस उससे बेहद करीब पहुंचता नजर आ रहा है। पुतिन की सेना ने पहले मारियुपोल शहर की घेराबंदी की, हमले किए, तबाही और बर्बादी की और अब हमलों को और बढ़ा दिया। यूक्रेन के कोने कोने में रूस बमों और मिसाइलों से हमला कर जल्द से जल्द कब्जा करने की कोशिश में जुटा है। यूक्रेन की इमारतें जल रही हैं, खंडरों में तब्दील हो रही हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन मारियुपोल पर ना तो कभी हमले रुके थे और ना अब हमलों में कमी आ रही है। आसमान से ली गई इन तस्वीरों में शहर में हर जगह आग और धुआं ही नजर आ रहा है। शहर की हर इमारत को निस्तेनाबूद कर दिया गया है। हर जगह से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी स्पेस फर्म मैक्स टेक्नोलॉजीज की इन तस्वीरों में हर जगह खतरा ही खतरा है। मारियुपोल हो या खेरसन, हर शहर के बाहर रूस विनाश का सामान पहुंचा चुका है। मारियुपोल शहर के अंदर चारों तरफ इस वक्त रूसी फौज है। लगभग 2 महीने से ये शहर ऐसे ही घिरा हुआ है। जैसे जैसे रूस की बख्तरबंद गाड़ियां मारियुपोल शहर के सेंटर तक पहुंच रही हैं, जैसे जैसे रूस का नए इलाके पर कब्जा हो रहा है, हजारों गाड़ियों में सवार लोग परिवार के साथ भागने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरफ तबाही है, हर तरफ लाशें हैं। Брать не удается. Сами видите, какая ситуация в городе. Очень много погибших. И, к сожалению, всех пока брать не получается. Но они будут захоронены, как положено, со всеми полагающимися почестями. Можно подойти чуть ближе. मारियुपोल का संकट इस वक्त बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है। यहाँ आबादी के चारों तरफ मिसाइल है, बड़े बड़े धमाके हैं और वो गोलियों की बौछार है जो यूक्रेन और रूस की फौज के बीच बरसाई जा रही है। हजारों लोग मारियुपोल में मर चुके हैं, हजारों घायल हैं, लेकिन वो इतने किस्मत वाले नहीं। मारियुपोल तो नहीं, लेकिन बाकी यूक्रेन में जो लोग घायल हैं उनके इलाज के लिए नेटो मदद कर रहा है। इस युद्ध से मानवीय संकट कितना बड़ा पैदा हुआ है उसका अंदाजा लगाइए। यूक्रेन से करीब 50 लाख शरणार्थी इस वक्त यूरोप में आसपास के मुल्कों में पहुंचे हुए हैं। स्लोवाकिया में 3 लाख, हंगरी में 4 लाख, रोमानिया में 7 लाख, मोल्दोवा में 4 लाख, बेलारूस में 21,000 लोग पहुंचे हैं, जबकि रूस में यूक्रेन के 4.5 लाख लोग आसरा लिए हुए हैं, जो डॉनबास रीजन से ही भागकर वहां गए हैं। इस बीच पुतिन के वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने मारियुपोल में यूक्रेन मरीन के 1,000 जवानों के सरेंडर का दावा किया। मारियुपोल को जीतने के लिए रमजान कादिरोव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मारियुपोल पर कब्जा करने की सनक ऐसी है कि कादिरोव ने अपने सबसे खूंखार लड़ाकों को जंग में उतार दिया। करीब 1.5 महीने से जारी युद्ध में कादिरोव के लड़ाकों ने यूक्रेन की सेना के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए। दावा किया कि मारियुपोल के ज्यादातर हिस्सों पर उनका कब्जा हो गया। ऐसे में कादिरोव का दावा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के माथे पर पसीना ला सकता है, क्योंकि कादिरोव ने दावा किया कि यूक्रेन के 1,000 से ज्यादा सैनिकों ने चेचन फोर्स के आगे सरेंडर कर दिया। रूस समर्थक अलगाववादियों के नेता डेनिस पुशिलिन ने एक और दावा किया। पुशिलिन के मुताबिक
पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी ताकतों ने मारियुपोल के बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। सरेंडर की खबरों को बल इसलिए भी मिलता है क्योंकि यूक्रेन मरीन फोर्स की 36वीं ब्रिगेड ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें मरीन फोर्स ने साफ साफ कहा है कि उनके पास रूस की सेना से लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं बचा है। Вчера, 11 апреля, в Мариуполе в темное время суток, окруженные на территории завода Ильича, остатки подразделений украинских войск предприняли безуспешную попытку вырваться из города. Группа украинских военнослужащих численностью до 100 человек на бронетехнике пытались с боем прорваться с территории завода и покинуть город в северном направлении. Ударами авиации и артиллерии данная попытка прорыва была сорвана. Уничтожено 3 украинских танка, 5 боевых машин пехоты, 7 автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен. मारियुपोल में भयानक संग्राम। यूक्रेन के सैनिकों का सरेंडर। क्या घुटनों के बल आया यूक्रेन? मारियुपोल को मात दी जा चुकी है, यूक्रेन को हराया जा चुका है। ऐसा कहने से पहले ब्रिटेन यूके ज्वाइंट फोर्सेस कमांड के पूर्व कमांडर जनरल सर रिचर्ड बेरेंस को सुनिए, जो साफ साफ दावा कर रहे हैं कि रूस अपने हमले और तेज करने वाला है। The Russians will try to encircle the Donbass from the north and the south concurrently, and that gives the Ukrainians a much bigger challenge. As to the outcome, it's finely balanced right now, because if the Russians learned the lessons of their failure so far and could concentrate more force and could connect their air force to the ground forces better and could sort their logistics out, then they might start to overwhelm the Ukrainian positions eventually, although I still think it would be a battle of enormous attrition. दरअसल भूगोलिक रूप से मारियुपोल बहुत छोटा सा शहर है, लेकिन क्राइमिया पर कब्जा करने के बाद ये रूस के लिए अहम हो गया है। रूस लगातार अपने सैनिकों को पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास क्षेत्र में मौजूद अलगाववादियों से जोड़ने की कोशिश कर रहा है।